वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। देखो, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि स्टार्टिंग से, जैसे कि अभी बेटा तुम 10th क्लास से 11th क्लास में मूव कर आए हो, तो बेसिक मैथमेटिक्स नाम से हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट सेकेंड लेक्चर हम इस तरीके से बना रहे हैं कि 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के अंदर कुछ एक बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं बेटा, जिसके अंदर बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 11th क्लास के अंदर भी गलतियां कर लेते हैं। तो इसके अंदर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं मैथ्स के अंदर जो कुछ सिंबल्स जो काम आने वाले हैं 11th क्लास के अंदर, और हमारे पास जो किस तरीके से जो कोर्स डिटेल होती है 11th क्लास के अंदर, 12th के अंदर और जेई के अंदर किस तरीके से सिलेबस डिसाइड किया हुआ है, तो बेसिक फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड है इसके अंदर कोर्स डिटेल के बारे में बताया हुआ है। देखो बेटा, कोर्स डिटेल के अंदर इस तरीके से देखो, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर 11th क्लास के अंदर कौन कौन से चीज़ें हम कवर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कि अलग अलग कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो 11th क्लास के अंदर जो बेसिकली जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेटा हम, वो एलजेब्रा है। एलजेब्रा जैसे कि जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारी चीज़ें हम 11th क्लास के अंदर पढ़ा करते हैं बेटा। सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फिर स्ट्रेट पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन, वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 11th का ही पोर्शन है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और फिर बेटा कैलकुलस एंड वेक्टर एंड 3D, वो कंप्लीट 12th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। कैलकुलस के भी बेटा दो पार्ट, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वो हमारे क्या है बेटा 12th का पार्ट है, तो वो हम 12th के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर जो 11th और 12th के कंबाइन करके कुछ एक चैप्टर जो यहाँ पर कोर्स डिटेल में डाल रखे हैं हम। तो देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो फर्स्ट है जैसे लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी, बेटा ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री फेज वन जो 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रीज, रेशियोज वगैरह तुमने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। फिर फेज सेकंड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर हम इक्वेशंस पढ़ा करेंगे, जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर पढ़ेंगे। फिर क्वाड्रेटिक हो गया बेटा, सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, तो ये सारे जो है बेटा वो 11th का टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फेज थर्ड, ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। देखो एसओटी, ये भी 11th क्लास, जो सारे जो टिक कर रहा है वो बेटा 11th क्लास के अंदर ही है। एसओटी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसके अंदर हम देखो अब तक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। एसओटी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज दिखेगी जो इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बेटा अप्लाई होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, पीएनसी, बाइनोमियल हो गया, ये सारे 11th के टॉपिक है बेटा, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, देखो ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स वैसे 11th में पढ़ते हैं, फिर रिलेशन फंक्शन ये 11th में बेसिक पढ़ते हैं, और 12th के अंदर बेटा इसका कंप्लीट बिल्कुल डिटेल से जो स्टडी होती है वो कैलकुलस की शुरुआत ही बेटा रिलेशन एंड फंक्शन से होती है, तो वो हम क्या करेंगे 12th क्लास के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी बेटा आईटीएफ जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये बेटा 12th वाला हो गया, ठीक है। लिमिट वैसे 11th में पढ़ते हैं, लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिराइबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी कह सकते हैं, तो ये चीज़ें बेटा कंप्लीटली 12th में पढ़ते हैं ना। लिमिट, कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो 12th का है, तो लिमिट के बिना कंटिन्यूटी बेटा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हम 12th में ही काउंट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेक्टर्स, वेक्टर 3D, बेटा ये सारे 12th के पोर्शन है। वैसे 3D बेसिक ज्योमेट्री जो है वो 11th क्लास के अंदर भी है। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारी चीज़ें हम क्या है 12th के अंदर पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये बेटा कोनिक सेक्शन का पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो 11th क्लास के अंदर बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। अब देखो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ एक जो सिंबल्स है वो क्या क्या काम में आने वाले हैं। बेसिक जो सिंबल है इसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो काम की चीज़ें हो गए जो है उस पर मैं डबल टिक कर दूंगा। देखो नॉट इक्वल्स टू सभी जानते हैं, ये इनइक्वालिटी में काम में आने वाले बेटा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे बेटा क्या है इनइक्वालिटी के पार्ट है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा 5 से इन्फिनिटी, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर में बेटा ये सारी चीज़ें हम पढ़ा करेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस, ये तो पैरेंथेसिस है, उसको हम इस तरीके से करली ब्रेसेस की तरह पैरेंथेसिस को बेटा यूज में लेते हैं, है ना, पैरेंथेसिस का मीनिंग ऐसे। फिर एंड ऑपरेटर, ये तो चलो ठीक है,
एंड तो पता ही है, फिर पाई है, ये सभी ने देखा है ना, पाई यूज़ भी किया है। देयरफॉर हो गया, परसेंटेज, एंगल, डिग्री, पैरेलल, फिर सिमिलर सारे जो फंडामेंटल, ये जो सारे जो अभी मैंने टिक किए वो सारे बेटा तुमने 10th क्लास के अंदर पढ़े है ना। 10th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें तुमने देखी है। नया सिंबल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर भी तुमने पता है 10th क्लास के अंदर इस सिंबल को भी बहुत यूज में लिया है बेटा। देखो ये तुम्हारे लिए नया है। प्रॉपर सबसेट, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, फिर मेंबर्स ऑफ, क्लियर, फिर इज नॉट अ मेंबर्स ऑफ, और फिर यहाँ पर देखो फॉर ऑल। ये सारे के सारे सिंबल्स बेटा तुम्हारे लिए नए हैं, ये सिंबल्स तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो बेसिक में छोटा छोटा देखो यहाँ पर ये सारे सिंबल्स वैसे तो याद ही रखने हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं बेसिक जो सिंबल है ना, इसका क्या यूज है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर माना कि देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर माना कि मैंने एक सेट ए लिया, ठीक है। हम क्या कर देते हैं बेटा, सेट ए कंसिडर करते हैं। इस सेट ए के अंदर माना कि एलिमेंट है बेटा 1, 2, 3, और सेट बी लिया है मैंने जिसके अंदर मैं बेटा एलिमेंट ले रहा हूँ 2, 3। ये अच्छे से समझना, सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं बेटा 1, 2, 3, एंड सेट बी के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिए है वो 2, 3 है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग बेटा क्या है, ए यूनियन बी का मीनिंग है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बेटा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आए वो क्या आ गए, 1, 2, 3, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो बेटा इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट, यानी कि ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो इसका मतलब ये मैंने लिख दिया बेटा 2, 3, ठीक है। तो 2, 3 इस इंटरसेक्शन के अंदर आ गया। अब देखो मेंबर, इस देखो मेंबर का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अपने आप में ए सेट है तो इसका मतलब ये जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ये सारे के सारे इस सेट के क्या है, मेंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा भी कहे कि बेटा जैसे कि 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 11th क्लास बेटा अपने आप में एक सेट बन गया और सारे के सारे स्टूडेंट्स है जो 11th क्लास से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, उसके मेंबर हो गए। तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेंबर 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, मेंबर 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, मेंबर 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर। बी से भी बिलोंग कर रहा है बट ओनली फॉर मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो मेंबर 2 बिलोंग्स टू बी, क्लियर है ना, मेंबर 2 बिलोंग्स टू ए। इस तरह से मेंबर 2 बिलोंग्स टू बी भी लिख सकते हैं क्योंकि अच्छा सेट बी से भी तो बिलोंग कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग अगर काउंट करना चाहे तो इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है और हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट से क्या कर रहा है बेटा, बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम इस ऑपरेटर की तरह हम यूज करेंगे इस तरीके से, बिलोंग्स टू, क्लियर। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इस सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब 4 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, ई लिखते हैं, फिर इसको बेटा क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इस तरीके से इसको कट कर देते हैं। इसका मतलब जो 4 है, ऐसे कोई 12th क्लास का बेटा कोई स्टूडेंट है तो इसका मतलब 12th क्लास का स्टूडेंट इज नॉट बिलोंग्स टू 11th क्लास, तो वो तो 12th का स्टूडेंट है तो 11th से कैसे बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल भी हम यूज में ले सकते हैं। इसका मतलब होता है फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, फिर उसके अंदर कहते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर बेटा हो सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, ऑल फॉर ऑल, इसको पढ़ते भी है बेटा फॉर ऑल, फॉर ऑल इससे पढ़ा जाता है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, रियल नंबर पर्टिकुलर एक सेट, तो इस सेट से क्या होता है, ये वाली वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बेसिक कुछ ना कुछ सिंबल्स है जो 11th क्लास में के अंदर बेटा काम आएंगे। फिर अप्रोक्सीमेशन भी यूज में कर रखा है, इन्फिनिटी भी यूज में कर रखा है। देखो बेटा फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल तुम्हारे लिए नया है, फैक्टोरियल तुम्हारे लिए नया है, क्लियर। फिर सिग्मा तुम्हारे लिए नया है, फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट पढ़ रखा है, ओमेगा, ये तो चलो कभी कभी यूज। गामा फंक्शन बेटा अभी ये तुम अभी नहीं पढ़ोगे, इसको तुम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ोगे। गामा फंक्शन कभी भी याद रखना, इसको गामा को इस तरीके से लिखा जाता है जैसे यहाँ पे दे रखा है, थीटा तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। फिर सच दैट, क्लियर, सच दैट वाला सिंबल भी इस तरीके से, यहाँ पर फाई वाला भी है, ये पाई भी है,
पाई भी वैसे ऑलरेडी पढ़ा है, एरो प्रोपोर्शनली 10th क्लास के अंदर यूज लिया है, प्लस माइनस और एम्प्टी। ये एम्प्टी बेटा फाई का मतलब होता है जहाँ सेट्स पढ़ोगे ना वहाँ पर कभी नल सेट की बात आएगी तो वहाँ पर उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई अपने आप में बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? नल सेट को। फाई अपने आप में क्या होता है? नल सेट भी कह सकते हैं या फिर इसको बेटा वॉइड सेट भी कह सकते हैं ना, दोनों एक ही बात है, नल सेट भी कहो या फिर वर्ड सेट भी कहो। तो यहाँ पर इस तरीके से, अब देखो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ। देखो फैक्टोरियल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी होता है फैक्टोरियल का, और इसको और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल। जैसे माना कि n फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दो तरीके से हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा बेटा 1 का फैक्टोरियल, अच्छे से समझना, 1 का फैक्टोरियल की 1 से छोटे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो कितना होगा 1। 2 फैक्टोरियल कहूँ तो 2 से छोटे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 2 × 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2। बेटा अगर मैं 3 फैक्टोरियल कहूँ तो इससे छोटे नेचुरल नंबर 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। फिर 4 फैक्टोरियल कहूँ तो ये 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 24। फिर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल, एक ही बात है ना। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 120। क्लियर? तो फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया कि अच्छा जितने नंबर का फैक्टोरियल करना है तो उससे छोटे सारे नेचुरल नंबर्स का बेटा क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल 1, एक यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये भी याद रखना है ना, इसमें एक्सेप्शन जैसा तो कुछ चीज़ है ही नहीं। देखो इस चीज़ को छोटा सा हम प्रूफ भी कर सकते हैं। 0 का फैक्टोरियल 1 होने का रीज़न क्या है? देखो हमें पता है यहाँ पर 0 फैक्टोरियल का 1 होने का बेटा रीज़न क्या है, इधर देख लो। जैसे यहाँ पर 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है बेटा 1, तो इसका मतलब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अभी मैंने लिखा है कि 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। बेटा 5 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका कितना क्या होता है, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 फैक्टोरियल को जैसे मैं एज n फैक्टोरियल मानूं तो यहाँ पर बेटा n आ जाएगा और इंटू n-1 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल बेटा कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। तो n फैक्टोरियल की जगह देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल की जगह अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर n को 1 पुट करूँ, इस इक्वेशन के अंदर n को 1 रखूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 × n-1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 / 1, तो 0 फैक्टोरियल बेटा आंसर कितना आ गया 1, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, इस चीज़ों को प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये 0 फैक्टोरियल 1 किस तरीके से मिलता है, तो वो यहाँ पर हमने डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। अब देखो सिग्मा ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। सिग्मा ऑपरेटर क्या होता है बेटा, देखो सिग्मा के बारे में हम जानते हैं, सिग्मा के बारे में हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो सिग्मा ऑपरेटर के बारे में, जैसे यहाँ पर नॉर्मली मैंने लिखा है सिग्मा n, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बेटा, सिग्मा, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा n इधर देखो। अब देखो सिग्मा n के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, देखो इधर जैसे मैंने लिखा सिग्मा n, और जहाँ n की वैल्यू बेटा 1 से n इक्वल्स टू n, देखो 1 से हमें क्या करना है, n तक क्या कर देना है, एडिशन। देखो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ n, ये बेटा गिवन लिमिट n इक्वल्स टू 1 से n तक, इस गिवन लिमिट के अंदर क्या होगा कि अंदर वाली जो वैल्यू दे रखी है उसको बेटा ऐड करेगा, ठीक है। इस n को क्या करेगा, इस गिवन लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के केसेस में इसको क्या करेगा बेटा, ऐड करेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो मैंने n की वैल्यू कितनी रखी बेटा 1 रखी, तो इसका मतलब 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू बेटा 3, इस तरीके से n की वैल्यू लास्ट तक कितनी हो जाएगी n। तो ये तो 10th क्लास के अंदर पढ़ा बेटा, n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n+1 / 2। तो या तो इसको 1 + 2 + 3 अप टू n लिखो, या फिर इसको सिग्मा ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो। ये बेटा होती है इसकी लोअर लिमिट और ये होती है इसकी अपर लिमिट। तो एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सिग्मा भी होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी फंक्शन दे रखा होता है,
जैसे n लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा कोई भी जो फंक्शन दे रखा होता है उसको गिवन लिमिट के अंदर ये ऐड करके देता है सिग्मा। इसकी तरह एक प्रोडक्ट करने वाला ऑपरेटर भी होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं बेटा पाई। पाई क्या कर देता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन n, इस नंबर को बेटा n इक्वल्स टू 1 तक माना कि 5 तक मुझे प्रोडक्ट करना है, तो इसको प्रोडक्ट ऑपरेटर जिसको हम पाई कहते हैं। तो देखो n की वैल्यू 1 रखी, फिर देखो यहाँ पर एडिशन के लिए सिग्मा काम आएगा और प्रोडक्ट के लिए बेटा पाई ऑपरेटर काम आएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा 120। क्लियर, ये कितना हो गया 120। तो इसका मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाई ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो पाई भी अपने आप में बेटा एक क्या हो गया, सिंबल हो गया। देखो दूसरी चीज में और इस पाई और सिग्मा को एज अ साइक्लिक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में यूज करने का मतलब क्या है, वो मैं देखो एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स है, माना कि अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के क्या है, दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। अब इसके अंदर देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कितना होता है माइनस पी पाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी पाई ए। देखो अगर क्वाड्रेटिक दे रखी है तो क्वाड्रेटिक के अंदर हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट इसके दो रूट्स होने वाले हैं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को बेटा अगर ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ अल्फा, तो सिग्मा ऑफ अल्फा का मीनिंग होता है कि अब ये साइक्लिक सिग्मा है। साइक्लिक सिग्मा का मतलब होता है बेटा ना तो इसकी अब लोअर इंडेक्सिंग है और ना ही अपर इंडेक्सिंग है, यानी कि सिग्मा अल्फा लिखा हुआ है किसी क्वाड्रेटिक के साथ, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स को शो कर रहा है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा को शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू बेटा माइनस बी बाई ए दे रखी है। अगर पाई ऑफ अल्फा दे रखा है तो पाई ऑफ अल्फा का बेटा इंटरनली मीनिंग है कि ये अल्फा इंटू बीटा जब ये किसी क्वाड्रेटिक के साथ कंबाइन कर रखा है तो ये कितना होगा बेटा सी बाई ए। तो इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में भी हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा ऑपरेटर एंड पाई ऑपरेटर यूज में ले सकते हैं। सोचो अगर यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन होती, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, तो उस क्यूबिक इक्वेशन के क्या होती है, 3 रूट होंगे। तो इसका मतलब अगर सिग्मा अल्फा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि उसके 3 रूट हैं। इसी तरह से पाई ऑफ अल्फा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म है। यानी कि जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने डिग्री के साथ अगर सिग्मा अल्फा इस तरह से सिग्मा पाई अल्फा इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ये साइक्लिक ऑर्डर में कहीं ना कहीं काम में आ रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से सारी चीजें बेटा यूज में ले सकते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये बेसिक हमने क्या हुआ कि साइक्लिक सिग्मा, फिर इस तरह के सिग्मा ऑपरेटर और पाई ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा तो जैसे नॉर्मली यूज में लेती है। डेल्टा जो तुमने कक्षा 10th के अंदर, डेल्टा ऑपरेटर बेटा कक्षा 10th के अंदर तुमने यूज में लिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो करने के लिए, ठीक है। फिर ये डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ेंगे, ये सारी बातें बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ने वाले हैं हम, कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम किस तरीके से डेल्टा इसको यूज में लेंगे। इसको भी बेटा एज ए डेल्टा ही पढ़ा जाता है ना, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन सिंबल ये बेटा कैलकुलस के अंदर देखेंगे, स्क्वायर रूट भी पता है, रियल नंबर भी पता है, ठीक है। ये देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसके साथ साथ बेटा एक और भी हम मैथ के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब होता है, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ भी यूज करते थे, आई डबल एफ है ना, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर अभी हमने पढ़ा है ये सबसेट, सबसेट के बारे में अभी हमने पढ़ा है ना। देखो सबसेट के बारे में अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, सबसेट क्या होता है, फिर सुपरसेट क्या होता है यहाँ पे, और फिर एंड और ऑपरेटर बेटा ये भी हम यूज में लेने वाले। एंड और ऑपरेटर भी, ये भी चीजें बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके लिए भी दो फंडामेंटल्स, दो इनपुट आर्ग्यूमेंट चाहिए और उनके बीच में हम एंड और ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। इक्विवेलेंस के लिए भी कभी कभी इक्वालिटी, हम किसी फंक्शनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम उसको इक्विवेलेंस की तरह बेटा ट्रीट करते हैं, उसके साथ हम इक्वल्स नहीं लिखते, इक्वल्स टू नहीं लिखते, तो ये इक्विवेलेंट भी होता है। इज इक्वल्स टू, इसको भी हम एज ए इक्विवेलेंट ही बेटा यूज में लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी के अंदर वगैरह तुमने इस तरीके के सिंबल बेटा बहुत यूज किए, ठीक है। ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे तो ये सिंबल एज ए, देखो फंडामेंटल जब भी तुम कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी की बात करते हो तो उसके लिए बेटा इक्वल्स टू लिखना मैथमेटिकली हम प्रीफर नहीं करते, उसके लिए एक नया सिंबल होता है ताकि वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। क्योंकि नंबर के केस में हम इक्वालिटी बेटा यूज ऑलरेडी कर सकते हैं, तो सिमिलैरिटी के लिए कुछ अलग और कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी कुछ अलग, या फिर दो फंक्शनों को आपस में इक्वल बताने के लिए तो वो इक्वल ना होकर बेटा एज हम इक्विवेलेंस उसको ट्रीट करते हैं, तो उस तरीके से भी बेटा हम समझ सकते हैं, ठीक है।
तो ये देयर एग्जिस्ट, ये भी देयर एग्जिस्ट, इतनी सारी चीज़ें ना लिख के हम इस तरीके से कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू समथिंग, तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग जगह बेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हैं जिनको हम मैथ के अंदर बहुत जगह बेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सबसेट वगैरह क्या होते हैं, देखो इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। देखो सबसेट की अगर हम बात करें, सबसेट्स, देखो सबसेट्स क्या होता है, जैसे अभी मैंने बेटा एग्जांपल लिया, जैसे ए लिया, इसके अंदर बेटा एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3, और वही एग्जांपल ले रहा हूँ बी के लिए भी बेटा, अभी क्या लिया हमने 2 3, है ना, बहुत ही ईजी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि ए, है ना, ए, देखो यहाँ पर सोचो ये जो बी वाला जो एलिमेंट है, देखो सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि छोटा वाला सेट, तो इस ये जो बी वाला सेट है बेटा वो इस ए सेट से ही बना है। देखो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी सेट ए के अंदर है, इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको इस तरीके से सबसेट लिखा जाता है बेटा। क्लियर, ये सबसेट ऑपरेटर इस तरीके से हम क्या करते थे, यूनियन ऑपरेशन था ना, उसको क्या कर दो 90 डिग्री पे टिल्ड कर दो, तो इस तरीके से बेटा एक इस तरीके से जो सिंबल बनेगा उसको कहते हैं सबसेट। तो इसका मतलब बी क्या बन गया, इस ए का क्या बन गया, सबसेट। और हम ए के लिए भी कह सकते हैं कि जो ए बन गया वो बेटा इस बी का क्या बन गया, सुपर सेट, यानी कि बड़ा सेट होता है वो सुपर सेट होता है, छोटा होता है वो क्या बन जाता है, सबसेट बनता है। कभी कभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक सी सेट है, सी सेट है बेटा, सी क्या है, माना कि ऐसे लिखा हुआ है बेटा 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं सी, है ना, इसको मैं और कोई नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे दिया पी, पी नाम दे दिया, तो P इज अ सबसेट और इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू क्या है A। तो इक्वालिटी यहाँ पर बेटा शो है ना, मैंने शो की है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल ही है, तो एज ए इक्विवेलेंस। देखो दो सेट आपस में इक्वल होने का रीजन क्या है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और बिल्कुल डिटो जो दिखने वाला एलिमेंट है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 2 2 3 3, इस तरीके से। सेट्स के अंदर भी क्या होता है बेटा, सेट्स के एलिमेंट, सेट्स चैप्टर के अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि सेट्स के एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं और सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे जो एलिमेंट्स है या मेंबर्स है उनको बेटा करली ब्रेसेस के अंदर बंद करके रखते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस ही क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बेटा डिटेल में बताऊंगा कि करली ब्रेसेस यूज क्यों किया जाता है सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक था कि अच्छा सबसेट्स वगैरह क्या होते हैं। इसके बाद देखो बेटा बेसिक टूल्स, अगर बेसिक टूल्स की बात करें तो सबसे पहला टूल्स है अपना बोर्ड मास। 8th क्लास के अंदर पढ़ा है ना, तुम भी सोचोगे कि सर यार इतनी इजी चीजें बता रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बेटा मैंने भी देखा है 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट आते हैं, उनको एक्सप्रेशन सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है, उनको पता नहीं होता कि सर पहले एडिशन करे सब्ट्रैक्शन करे या क्या करे। ठीक है, तो बोर्ड मास देखो एक रूल्स होता है, इस रूल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा BODMAS। ठीक है, बहुत ही अच्छा रूल दिया था बेटा इसने, BODMAS। इसका ऑर्डर ये होता है, यानी कि हम B से चालू करते हैं और लास्ट क्या जाते हैं, S तक जाते हैं। देखो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि इसको कैसे यूज में लेना है। देखो B का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले स्मॉल, फिर करली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। बेटा इस ऑर्डर में सबसे पहले एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर O का मतलब होता है पावर, ऑर्डर। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी √x दे रखा है ना, x की पावर 2 दे रखा है, मतलब कुछ भी जो भी दे रखा है, सबसे पहले इस तरीके से ये वाली चीज़ें बेटा हमें सॉल्व करनी होती है। फिर क्या करते हैं, डिवीजन, यानी कि इसके अंदर पावर सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते थे बेटा, डिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या लेते हैं, हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। फिर डिवीजन के बाद क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और फिर क्या करते थे बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। बच्चे 8th क्लास से पढ़ के आते हैं, सबको पता होता है अच्छा सर क्या होता है, बोर्ड मास रूल क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें बेटा ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ के आते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है अपना रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन भी देखो, ये भी रेशनलाइजेशन वाला फंडा भी बेटा जैसे लिमिट चैप्टर के अंदर है, तो बहुत सारी जगह हमें रेशनलाइजेशन काम आएगा। 9th-10th क्लास के अंदर तो तुमने बिल्कुल बेसिक्स रेशनलाइजेशन तुमने किया है। क्लियर, बेसिक्स का मतलब होता है कि मतलब नंबर्स की फॉर्म में, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे तुमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि मैंने लिखा √3 - 1 डिवाइड बाय √3 - 1, है ना। बहुत 9th क्लास 8th क्लास के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो इसको बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो न्यूमरेटर से करो, कभी जरूरत पड़ी तो डिनोमिनेटर से करो। तो अपॉन वाली वैल्यू से यहाँ पर देखो
मैं डिनोमिनेटर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पर ऊपर मैं यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ ताकि यहाँ से हम चेंज कर देंगे, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनको प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर तो क्या मिल गया बेटा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या मिल गया, 3 - 1, यानी कि √3 + 1 एंड √3 - 1, a b का फॉर्मूला हर बार अपॉन में लगेगा, तो यहाँ पर ऊपर तो √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना मिल गया बेटा, 2। इस तरीके से अभी ये तो नॉर्मली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किया है बेटा। रेशनलाइजेशन जैसे लिमिट चैप्टर के अंदर कभी कभी ऐसा बहुत क्रिटिकल फंक्शन होगा, बहुत क्रिटिकल रेशनलाइजेशन अपने आप में बेटा नाम छोटा है, लेकिन 9th-10th क्लास के क्वेश्चन इतने भी फाड़ू क्वेश्चन होते हैं जो देखते हिलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि रेशनलाइज किस तरीके से करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बेटा रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी, ये भी चीजें 11th के अंदर बेसिक्स हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट होता है, C&D क्या होता है, तो ये बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्टिंग से जो अपना लेक्चर सेकंड होगा उसके अंदर हम शुरुआत कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से करेंगे, और इसके बाद हम बेसिक फंडामेंटल और भी है जो हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।